हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और फिजिक्स का पूरा मजा ले रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लाया हूं ऑसिलेशन चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो बच्चों, इस टॉपिक पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। इवन आपसे ग्राफ भी बनवाए जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेगा क्योंकि ये जो सेम टॉपिक है ये आपने चैप्टर 6 में भी पढ़ना है, या ये कह लो चैप्टर 6 में पढ़ लिया होगा एक बार फिर से। तो अब हम इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज कराएंगे, ठीक है, इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज करेंगे। सो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एसएचएम की, तो मान लेते हैं ये आपका एक हार्मोनिक ऑसिलेटर है और ये अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रखा है, यानी कि अपने मेन पोजीशन पे रखा हुआ है। अब अगर इसकी पोजीशन को मैं चेंज कराता हूँ, मान ली इसको मैं यहाँ से खींच के यहाँ ले जाता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ये लगातार इस तरह से ऑसिलेट करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर ये लगातार इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, अगर ये लगातार इस तरह से ऑसिलेशन कर रहा है, तो आपको पता है इसके मोशन की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और इसके पोजीशन की वजह से इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होंगी। तो हम वन बाय वन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर। अब m का मतलब तो इस ब्लॉक का मास हो गया और v का मतलब इसकी वेलोसिटी। बट यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, ये कैसे निकालें। तो इसके लिए आपके पास वेलोसिटी का एक जनरल एक्सप्रेशन था, अगर आपको याद हो तो। बाकी अगर आप चाहें तो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ये देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद है, x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये तो आपको बताया गया था कि आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब सोचो, अगर पोजीशन का एक्सप्रेशन आपके पास है और आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो क्या आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। भाई, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? तो वेलोसिटी क्या होता था आपका, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो x आपके पास है, जस्ट इसे एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो x की जगह हम लिख सकते हैं a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं a की, तो a हमारा एम्पलीट्यूड है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैं चाहूं तो इसे डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकता हूं। अब बचेगा क्या, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि बेटा इसे याद कर लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन एक्स। तो बच्चों, ये याद कर लो, खासकर बायोलॉजी वाले जिनको दिक्कत रहती है हमेशा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स। तो हमने एक माइनस का साइन लगा दिया और ये हो गया हमारा साइन एक्स। एक्स बोले तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। अभी तो मैंने डिफ्रेंशिएशन कॉस का किया है। अब कॉस के अंदर ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है, इसका भी तो अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है। और इस पूरे का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं, तो पहले आप इस वाले पार्ट को देखिए। तो आपको पता है ओमेगा कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन से बाहर चला जाएगा, बचेगा टी। तो डी टी बाई डी टी 1 होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस का ओमेगा आ जाएगा। बाकी फाई नॉट क्या है, तो कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा ही 0 रहता है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये हमारा वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन होता है। तो जिन बच्चों को ये फॉर्मूला भी याद नहीं है वो इसे याद कर लें। तो हमेशा ध्यान रखिए, पोजीशन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और वेलोसिटी का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो है माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बट यहाँ माइनस का साइन जो है वो डायरेक्शन बताने का काम करता था, तो हमें जनरली माइनस के साइन से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप सिंपली याद रखिए कि v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो इस वेलोसिटी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी। वी क्या है आपका, तो वो है ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। और क्योंकि v का स्क्वायर था तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखो, हाफ एम, ये आ जाएगा ए स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपको याद होगा
कि स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या होता था, या फिर हम कह सकते कि के बाय एम जो था हमारा वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता था। जिसे नहीं याद है वो अब याद कर ले कम से कम, कि के बाय एम जो होता है वो हमेशा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर इस एम को इधर भेज दूं तो के इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एम नजर आ रहा है और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको के मिल जाएगा। तो इस पूरे की जगह अगर मैं चाहूँ तो के लिख सकता हूँ, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भाई इसका रीज़न है, रीज़न मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, या आप खुद अपने आप समझ जाओगे क्यों ऐसा किया गया है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थीटा बोले तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस ए स्क्वायर को इसके अंदर भेज रहा हूं ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा हाफ के, और ए स्क्वायर को अगर अंदर भेजा और 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट किसके बराबर होता है। तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है एसएचएम का, तो वो क्या था, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखा हुआ है, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, तो इस पूरे की जगह में x लिख सकता हूँ। तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। तो बच्चों इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस फॉर्मूले की मदद से मैं किसी भी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूँ ऑसिलेटिंग पार्टिकल का, यानी वो पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है, जो एसएचएम कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो वह हम बता सकते हैं किसी भी लोकेशन पे इस फॉर्मूले की मदद से। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसको लिखने से फ़ायदा क्या हुआ कि आपका ये वाला फॉर्म आ गया और ये आपका आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इससे ये बन गया आपका। अच्छा, तो बच्चों आप पहले इसे लिख लीजिए, अगर आपने नहीं लिखा है या आपको नहीं पता है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। ठीक है बेटा, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हम मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन दोनों ही लोकेशंस पे काइनेटिक एनर्जी बताएंगे कि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो अगर मैं बात कर दूं मीन पोजीशन की, तो एट मीन पोजीशन, तो आप सोचो मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन तो यही वाला पोजीशन हो गया ना, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा 0 होगी। तो अगर इस x की वैल्यू को मैं यहाँ डाल दूँ तो मेरा काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्योंकि सोचो यहाँ ए स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर को माइनस करते थे, तो एक्स स्क्वायर जितना ज़्यादा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी छोटी आएगी। तो अगर एक्स को मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूँ तो ये जो वैल्यू आएगी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जब भी कोई ऑसिलेटिंग पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे आता है तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। ठीक बच्चों, तो ये जो है आपका, ये हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई कभी पूछ ले जीवन में आपसे कि भाई कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ होगी, तो आप बता सकते हो कि मीन पोजीशन पे होगी। ठीक है, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे भी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बात करते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन बोले तो जहां तक मैं इसे खींच के ले गया था, मान लीजिए स्प्रिंग को मैं खींच के सपोज दैट यहां तक ले गया, तो ये जो लोकेशन होगा यहाँ, ये जो है ये मैक्सिमम दूरी है, तो इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कह देते हैं।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x इजिकल टू प्लस ए लिखा। अब सोचो जब मैं इसे खींच के यहाँ ले जा रहा हूँ और छोड़ दूंगा तो ये पार्टिकल इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, तो इधर की तरफ प्लस ए हो गया और इधर की तरफ आएगा तो x इजिकल टू माइनस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों जो पोजीशन ही आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि x का वैल्यू या तो प्लस का ए होगा या तो माइनस का ए होगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे x आपका या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। अब देखो x की जगह चाहे प्लस का ए डालो और चाहे माइनस का ए डालो, अगर आपने उसका स्क्वायर कर दिया तो ओवरऑल वो ए स्क्वायर ही तो बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपका काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे हमारा प्लस माइनस कुछ भी डालो ए स्क्वायर ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी हम क्या कह सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल पहुंचता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर यहाँ जाके 0 ना होता तो पार्टिकल और आगे बढ़ता ना, क्योंकि पार्टिकल तब तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 ना हो जाए। तो अगर यहाँ पर जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो पार्टिकल यहीं रुक जाएगा और इसी लोकेशन को हम एक्सट्रीम पोजीशन कह देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है, एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू है। तो बच्चों ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हमने काइनेटिक एनर्जी देखा है, अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखना है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एसएचएम का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात शुरू करेंगे। तो बच्चों अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम समझना है तो उसके लिए पहले आप ये समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी बोले तो किसी बॉडी को उसकी नॉर्मल पोजीशन से किसी भी अदर पोजीशन तक ले जाने में या फिर किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने में हम जितना भी वर्क करते हैं वो सारा का सारा वर्क उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है इसका मतलब आपको क्या करना है, बॉडी के शेप या साइज को चेंज करने में आपने कितना वर्क किया है वो निकालना है। यानी जब भी आपसे पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहा जाएगा तो हमेशा आपको वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालने के भी दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा निकाल सकते हो या तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है तो वो तो आपको पता होता है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है वो आप एक बार समझ लीजिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था जो कि चैप्टर 6 में आपको बोला गया होगा कि इसे याद कर लो, पेपर में आता रहता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो वो कोई भी फोर्स जिसके द्वारा क्या हो वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है उसी को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स कहा करते थे। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है और इसे मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहा हूँ इस रास्ते से, और इस रास्ते से लेकर जाने में आपका जो वर्क हुआ है वो डब्ल्यू हुआ है। कल को मैं उस बॉडी को अगर इस रास्ते से ले जा रहा हूँ और फिर मैंने चेक किया तो मेरा वर्क डब्ल्यू ही आया, उसके बाद फिर मैं बॉडी को इस रास्ते से लेकर गया और फिर मैंने चेक किया तो मेरा वर्क डब्ल्यू ही आया। तो इसे देखकर हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जो मेरा वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर पाथ पे डिपेंड करता तो मेरे भाई पाथ के चेंज होने पे वर्क डन का वैल्यू भी तो चेंज हो जाता, बट ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड ना करके सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जिस भी फोर्स के द्वारा ये वर्क हुआ होगा उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो जिस फोर्स के द्वारा यहाँ वर्क हो रहा होगा उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स समझ में आता है, इसके कई सारे एग्जांपल्स थे, जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया और आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स बोले तो रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल लो या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकाल रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा लिखो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना चाहते हो तो वहां पे आपको बस एक माइनस का साइन लगा देना होता, बाकी सब कुछ सेम है। तो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
ठीक है। बाकी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, उसके एग्जांपल्स क्या क्या है मैंने वो भी आपको बता दिए। तो अब यहाँ पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी देखना है और मैं कहता हूँ कि जो बॉडी था ये इसका नॉर्मल पोजीशन था, तो इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ लेके चला गया और मान लीजिए जो पोजीशन है ये आपका एक्स है। तो अगर मैं बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले गया हूँ तो मैंने बॉडी के शेप और साइज को चेंज किया, तो ऐसा करने में मुझे वर्क करना पड़ा होगा, और जितना भी मैंने वर्क किया होगा वो सारा का सारा वर्क इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। और जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही बॉडी इधर की तरफ को भागेगा, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी को इधर की तरफ ले जा रहा हूं, यानी अगर मैं इसे इधर की तरफ खींच के ले जा रहा हूं, तो मुझे बताओ अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, तो उसके जस्ट अपोजिट। और अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर दूं तो भाई ऑब्वियसली अगर आपको इधर खींच के ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स तो आपको इधर ही लगाना पड़ेगा ना, यानी आपका एक्सटर्नल फोर्स तो इधर की तरफ ही होगा। अब देखो मैंने आपको दोनों फोर्स दे दिए, यहाँ पे दोनों फोर्स काम कर रहे हैं भाई, रिस्टोरिंग फोर्स भी काम कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स भी काम कर रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से वर्क डन निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालता हूं। तो कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमें रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई कि मैं यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ वो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकाल रहा हूँ। अब जब भी आपको वर्क डन निकालना हो, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको वर्क डन निकालना हो तो सबसे पहली चीज चेक करना है कि वहां जो वर्क डन हो रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स के द्वारा है या वेरिएबल फोर्स के द्वारा है। तो मुझे बताओ जब मैं बॉडी को यहां से खींच के यहां तक ले गया तो इस दौरान बॉडी पे जो फोर्स लग रहा था उसकी वैल्यू चेंज कर रही थी या वो कांस्टेंट थी? तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं भी देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है ये बात, ठीक है। सो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखो जब इसे खींच के यहां से यहां ले गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, और डिस्प्लेसमेंट के बढ़ते के साथ ही आपका रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ गया, यानी यहाँ पे जो वर्क डन है वो वेरिएबल फोर्स के द्वारा है। और जब भी वर्क डन वेरिएबल फोर्स के द्वारा होता है तो अपने को क्या करना होता है, अपने को एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस लेना होता है, इतना स्मॉल जिसके लिए हम फोर्स को कांस्टेंट मान सके, ठीक है। और फिर उसके लिए वर्क डन निकाल के फिर उसे इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकलता है। तो पहले अपन क्या मानेंगे कि मान लेते हैं स्प्रिंग को इतने स्मॉल डिस्टेंस dx से हमने मूव कराया, और देखेंगे कि इसमें हमारा कितना वर्क डन आता है। और यहाँ ध्यान रखिए जो मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ वो रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो आएगा रिस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वो आ जाएगा Fr वेक्टर डॉट dx वेक्टर। और आपको पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता था, तो a वेक्टर का मोड, b वेक्टर का मोड और cos थीटा। थीटा बोले तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Fr वेक्टर का मोड, dx वेक्टर का मोड और cos थीटा, थीटा बोले तो इन दोनों के बीच का एंगल। तो क्या लगता है कि Fr वेक्टर और dx वेक्टर के बीच एंगल कितने का होगा, तो 180, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो यहां पे मैं 180 लिख दूं। और बात आती है रिस्टोरिंग फोर्स की कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे तो आपको पता है कि Fr इज इक्वल टू माइनस का kx होता है, बट यहाँ माइनस जो था वो तो डायरेक्शन बताने का काम करता था, हमें तो सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का साइन हटा देंगे, तो Fr का वैल्यू आ जाएगा kx, dx वेक्टर का मोड बोले तो dx, और cos 180 की वैल्यू -1, तो ये आ गया माइनस का kx dx। तो ये हो गया हमारा स्मॉल वर्क डन। अब हम देखेंगे टोटल वर्क डन। तो देयरफॉर टोटल वर्क डन इज W, और ये कैसे निकलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw, और dw कितना है तो माइनस का kx dx। अब देखो यहाँ पे जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, और हमेशा याद रखना कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करते हो लिमिट्स हमेशा उसी की लगती है। तो यहाँ इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हुआ है, यानी लिमिट्स जो लगेगी वो x की लगेगी। तो x का इनिशियल वैल्यू क्या था, 0। हम बॉडी को यहाँ से खींच के यहाँ ले गए ना, तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू होगा और ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गया, यानी यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन जो जाएगा वो 0 से लेकर x तक जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ k तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो आ जाएगा माइनस का k इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लिमिट्स आपका 0 से लेकर x तक, ठीक है। अच्छा अब आपको पता होगा कि
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन। तो यहाँ पर देखो एक्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक्स की पावर वन है, यानी एन की जगह यहाँ वन आ गया। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन तो करना था ना इसका, तो ये आ जाएगा माइनस का के और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटे में एन प्लस वन। इंटीग्रेशन कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का के और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में टू। लिमिट्स आपका जीरो से लेकर एक्स तक। अब देखो आपको पता है जो वैल्यू डलनी है वो एक्स में डलनी है, तो टू का तो कोई काम है नहीं, तो इसको हम मतलब ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं। तो माइनस का वन बाय टू के और एक्स की जगह पे एक बार अपर लिमिट रख दो और एक बार लोअर लिमिट रख दो, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा वर्क डन निकल गया, लेकिन ये जो वर्क डन निकला ये कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा निकला है। और मैंने क्या बताया था कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन देखते हैं और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हमेशा एक माइनस का साइन लगा दो। तो आप लिख दो इस चीज को, क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स के नाम पे यहाँ पे हमारा रीस्टोरिंग फोर्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स। अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना आया था अपना, तो माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों को मिला दोगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला मेरे पास है तो मैं किसी भी लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी बता सकता हूं कि नहीं बता सकता एसएचएम की, तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो जस्ट वैल्यूज पुट करके देखेंगे वो। तो ये सब मैं रफ कर दे रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा और नहीं किया तो भाई कर लो। तो अगर हम मीन पोजीशन की बात कर दें तो मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या होता है आपका, तो जीरो। भाई मीन पोजीशन बोले तो ये, तो यहाँ एक्स का वैल्यू जीरो है। तो जैसे आप जीरो करोगे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है कहाँ है, तो मीन पोजीशन पे। भाई सीधी सी बात है, बॉडी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहेगा तो उस वक्त उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी थोड़े ना होगी, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर दोगे तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या कहानी बनेगी, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आपको पता है कि आपका जो x होगा या तो माइनस का a होगा या तो प्लस का a होगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x या तो प्लस a होता है या तो माइनस a होता है। अब देखो चाहे x की जगह प्लस का a डालो और चाहे माइनस का a डालो, आपने अगर उसका स्क्वायर कर दिया तो वो a स्क्वायर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हाफ के a स्क्वायर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ गया। और ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में मैक्सिमम हो जाएगा। अब सोचो कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को ही तो हम एम्पलीट्यूड कहते थे। तो ऑब्वियसली जब हम एक्स की जगह पे ए डालेंगे तभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा वो मैक्सिमम आ जाएगा, यानी कि हाफ के ए स्क्वायर आ जाएगा। सो बात क्लियर है। तो ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो फाइनली मैंने आपको ऑसिलेटिंग पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बता दिया और पोटेंशियल एनर्जी बता दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितना होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर एनर्जी जो भी है वो इन दोनों की वजह से ही है। तो टोटल एनर्जी अगर निकालना है आपको तो सिंपली जोड़ दो दोनों को, आ जाएगा टोटल एनर्जी निकल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा। तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, आपका टोटल एनर्जी निकल के आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, तो वो होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ये जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ ना इन्हें याद रखो, क्योंकि अगर आपको ये याद रहेंगे तो ही आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कई बार टीचर्स चाहते हैं कि वो आपको नंबर दें, लेकिन आप लोग की अपनी गलतियों की वजह से आप लोग नंबर ले नहीं पाते। ठीक है, तो कोशिश यही रखो कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहो और साथ साथ सारे फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, यानी कि याद होने चाहिए।
अगर नहीं याद है तो ये आपकी गलती है। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला हो गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे यहाँ भी हाफ के है और यहाँ भी हाफ के है, तो हाफ के को मैं बाहर निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारा जो टोटल एनर्जी आ गया वो आ गया हाफ के ए स्क्वायर। सो बात क्लियर है। तो इस तरह से आपके पास टोटल एनर्जी भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। तो तीनों ही तरह के एनर्जीज आपके पास आ चुके हैं। अब इनका वेरिएशन देखना होगा, यानी एनर्जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज करती है। ठीक है, तो इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो देखो एक्स एक्सिस जो है ये आपके पोजीशन को बता रहा है, तो ये आपका मीन पोजीशन हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं एक्स का वैल्यू प्लस ए है और यहाँ पे एक्स का वैल्यू माइनस ए है, और जो वाई एक्सिस है वो आपके एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब एनर्जी का वेरिएशन देखेंगे पोजीशन के साथ कि भाई कैसे कैसे आप पोजीशन चेंज कराओगे तो कैसे कैसे एनर्जी का वैल्यू चेंज करेगा। तो जब भी आपको ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, क्योंकि आप फॉर्मूले की मदद से ही ग्राफ बना सकते हो। तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे याद है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मुझे याद है। अब बस आप और याद कर लो तो काम हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखना चाहता हूँ पोटेंशियल एनर्जी में क्या होने वाला है हमारा। तो देखो अगर मैं मीन पोजीशन की बात कर दूं तो मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू 0 और इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो आप सोचो कि जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो आपका एनर्जी भी 0 यानी वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो जहां एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं वो पॉइंट आपका ओरिजिन पे लाई करता है, तो ये आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे देखना चाहूँ तो चाहे आप एक्स की जगह प्लस ए डालो और चाहे माइनस ए डालो, स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी वो है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो जब x की जगह प्लस ए था, यानी जब हम इधर दे रहे थे x की जगह प्लस ए देखते थे तो हमें एनर्जी की क्या वैल्यू मिल रही थी, तो हाफ के ए स्क्वायर। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। और ऐसे ही जब x का वैल्यू माइनस ए था तब भी तो हमारा एनर्जी जो था वो हाफ के ए स्क्वायर ही था, तो यानी एक पॉइंट ये मिल गया। तो इस तरह से एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। तो अभी मेरे पास ये 3 पॉइंट्स हैं और अब मुझे देखना है कि इनके बीच ग्राफ कैसा प्लॉट होगा। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा उसके लिए आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए कि इक्वेशन है कैसी, लीनियर या क्वाड्रेटिक। तो आपको यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 नजर आ रहा है, यानी कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। और जब भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है तो ग्राफ हमेशा पैराबोलिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा बन जाएगा, तो पैराबोला की तरह, यानी कि कुछ ऐसा। तो ये जो ग्राफ है ये आपके पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देगा। सेम ऐसे ही कि मुझे काइनेटिक एनर्जी देखना है तो भाई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वैल्यू डालना शुरू कर दो। जैसे आप अगर मेन पोजीशन पे देखना चाहते हो तो x की जगह 0 रख दो। तो जैसे ही x की जगह 0 रखोगे काइनेटिक एनर्जी का जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, यानी जब आपका x 0 है तो एनर्जी का वैल्यू कितना है, तो हाफ के ए स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, अगर आपका x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट तो y एक्सिस पे ही लाई करेगा ना, और y एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, तो जहां एनर्जी का वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर है। तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया। अब आप एक्सट्रीम पोजीशन के लिए देख लो, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा, और अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो ए स्क्वायर ही आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पूरा काइनेटिक एनर्जी ही 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे एनर्जी 0 है। तो सोचो अगर आपका एनर्जी 0 आ गया यानी वाई कोऑर्डिनेट 0, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो कहाँ लाई करेगा, तो जहां पे या तो प्लस ए होगा या तो माइनस ए होगा। तो इस तरह से अभी आपको फिर से 3 पॉइंट्स मिल गए। अब आप सोचिए कि इन तीनों के बीच ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो तरीका वही है कि भाई इक्वेशन को देखो। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये इक्वेशन भी तो आपको क्वाड्रेटिक ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 ही है। तो अगर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ यहाँ पे भी पैराबोलिक ही बनेगा।
तो यहाँ पे जो आपका पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, इस तरीके का। तो ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी काइनेटिक एनर्जी को। अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल एनर्जी क्या होगा। तो टोटल एनर्जी को लेकर हमारे पास ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला जरा बताना देख के कैसा लग रहा है, लीनियर या क्वाड्रेटिक। तो बच्चों इस बात को कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप में से आधे बच्चे यहाँ गलत जवाब देंगे, और ज़्यादातर बच्चों का जो जवाब होगा वो होगा कि सर इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है। बट मेरे भाई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो वैल्यू ही कांस्टेंट है, ये तो वैल्यू ही कांस्टेंट है। आपका के भी कांस्टेंट होता है और ए भी कांस्टेंट होता है, यानी टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, पोजीशन चाहे कुछ भी हो। तो पोजीशन चाहे कुछ भी हो, एनर्जी हमेशा ही हाफ के ए स्क्वायर रहेगी। तो इस वजह से जो लाइन जाएगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो जो स्ट्रेट लाइन है ये आपके टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों यहाँ से आपको एनर्जी का वेरिएशन समझ में आ रहा है विद पोजीशन, यानी अलग अलग पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी। और टोटल एनर्जी तो खैर आपका हमेशा कांस्टेंट रहता ही है, तो उसकी तो आपको टेंशन ही नहीं है। तो बच्चों ये हमने थियोरेटिकल पोर्शन यहाँ तक अभी कवर कर लिया है, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और साथ साथ आपका जो पोजीशन की स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उन पे भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत सारे बच्चे देखा गया है कि वीडियोस देखते जरूर हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, ठीक है, बस हाँ हमें थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता है कि चलो बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको सीबीएसई के लेवल पे ही पढ़ाया जा रहा है फिलहाल। अभी कोई नीट नहीं पढ़ा रहे हम, कोई जेईई मेंस नहीं पढ़ा रहे। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी तरीके से आप बढ़िया से बढ़िया नंबर लाके पास हो जाओ। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।